हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे। गुड इवनिंग। मापन मूल्यांकन अपन पढ़ रहे थे और मापन मूल्यांकन में अपन ने बहुत सी दो वीडियो अपन पहले बना चुके हैं, 2 क्लासेस अपन पहले देख चुके हैं। कुछ धीरे धीरे अपन आगे बढ़ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे अभी तक हम सर उस पर तो आए ही नहीं जो हमने सब कुछ पढ़ रखा है, उसके ऊपर आते मुझे टाइम लगेगा दोस्तों, है ना। मैं उस पर आऊँगा बहुत जल्दी, लेकिन उसके ऊपर आते समय लगेगा। मापन मूल्यांकन सबसे मेरा पसंदीदा टॉपिक भी है और उसके साथ में क्या यहाँ से 3 से 4 नंबर आने की संभावना भी रहती है। तो जहाँ 4 नंबर के मैटर की बात हुई है, 150 में से 4 नंबर के मैटर ये अकेला टॉपिक लेकर के आ जाता है हर विषय के अंतर्गत, क्योंकि ये हिंदी में भी है, ये संस्कृत में भी है, गणित में भी है, विज्ञान में भी है, पर्यावरण में भी है, मनोविज्ञान में भी है, सबके अंदर इसको दे रखा है। तो 4-5 सब्जेक्ट के अंदर इस टॉपिक को दे रखा है। मतलब यहाँ से अगर एक नंबर भी अगर पुटअप होता है तो लगभग 6 नहीं आए तो 4 तो प्रश्न आ ही जाएंगे। तो 3 से 4 नंबर का मामला है, इसलिए अपन को इसको ना बड़ी शालीनता के साथ, है ना, बड़े धीरे धीरे तरीके के साथ, अच्छे तरीके से अपन को क्या करना है दोस्तों, इसको पढ़ना है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में अपन ने कल तक मापन मूल्यांकन में क्या पढ़ लिया था दोस्तों, चर पढ़ लिए थे मापन मूल्यांकन के, मात्रात्मक, वो मानसिक मापन और भौतिक मापन अपन ने पढ़ लिया था। उसके साथ में 3 तत्व जो थे वो भी मूल्यांकन के अपन ने वहां पे कल अपन ने पढ़ लिए थे। अब क्या आता है, इसके आगे की चर्चा जो है ना अपन इस क्लास के अंतर्गत करते हैं दोस्तों। साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहना, है ना। अब आएंगे दोस्तों बहुत ही बढ़िया टॉपिक, बहुत ही अच्छी चीजें जहां से प्रश्न सर्वाधिक पुटअप होते हैं, यहां से प्रायोगिक प्रश्न निकल करके आते हैं। यह बहुत ध्यान से समझना। इसको हम कहेंगे दोस्तों मापन का स्तर। भाई क्या कहेंगे, मापन का स्तर। मापन का स्तर किसे कहते हैं, कितने प्रकार के मापन के स्तर होते हैं, क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यदि बात किया जाए दोस्तों, तो सबसे पहले जो मापन का स्तर आएगा वह आएगा आपका नामित मापन। क्या आएगा दोस्तों, नामित मापन। देखो मापन के स्तर की अपन बात करें, पेज ले लेता हूं एक में। मापन के स्तर की यदि अपन बात करें तो पहला जो मापन आएगा वह आएगा आपके मापन के स्तर। मापन के स्तर की अपन बात करें, पहला मापन जो आएगा आपके वह आएगा आपके नामित मापन। ये कौन सा मापन आएगा, नामित मापन। नामित मापन का मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, नामित मापन का मतलब होता है कि आप जो बालकों को, अब ना किसी भी बालकों को या किसी के भी आधार पर, गुणों के आधार पर जहां पे संकेत किया जाए, इसके आधार पर दोस्तों, गुणों के आधार पर संकेत किया जाए तो वह कौन सा मापन कहलाएगा, आपका नामित मापन कहलाएगा। जैसे ये गांव है, ये शहर है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये वो है, ये वो है, ये कमजोर है, ये होनहार है। ये किसके आधार पर आप कर रहे हो, गुणों के आधार पर। ये डांस बहुत अच्छा करता है, ये गीत बहुत अच्छा गाता है, ये किसके आधार पर, गुणों के आधार पर आप पहचान करते हो दोस्तों। क्योंकि आप गांव के अंदर जाते हो तो गांव का वातावरण देखते हो, गांव में कम लोग होंगे, खेतीबाड़ी का काम हो रहा होगा, है ना। शाम के समय में बहुत सारे बैल जो होंगे, गायें जो होगी वो निकल रही होगी, कुछ लोग अपने पशुओं को लेकर के घर आ रहे होंगे, महिलाएं कच्चे आंगन में घर का काम कर, ऐसा माहौल बना हुआ होता है। तो वहां उतरते आपको पता चल जाता है ये गांव है। शहर में आओगे तो भीड़ भाड़ है, बहुत सारे लोग रह रहे होंगे, बहुत सारी गाड़ी चल रही होगी, बहुत बड़ा मार्केट होगा, उसे हम क्या कहेंगे, शहर कहेंगे। ऐसा कभी थोड़ी होता है कि आप जैसे मान लो कि शहर में उदयपुर उतरोगे, उतरते ये थोड़ी कहोगे कि गांव आ गया, नहीं आया भाई, उदयपुर शहर है। और आपने गाँव जाओगे ना, गाँव जाकर के, जैसे मेरे गाँव आना कभी भी, गाँव का नाम है मेरा आत्मा, है ना, वहां पधारना कभी, तो वहां जाओगे तो वहां देख करके आप थोड़ी कहोगे कि ये जो शहर है उसको क्या कहोगे भाई, ये गाँव ही है। गाँव का नाम बहुत प्यारा है भाई, आत्मा। मात्र मेरे गांव का नाम अकेला ऐसा नाम है ना जो विश्व में एक ही है। बाकी लगभग सारे गांवों के नाम कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसका नाम बहुत कम जगह पे मिलता है। गुणों के आधार पर जहां पहचान की जाएगी वह कौन सा मापन कहलाएगा दोस्तों, नामित मापन कहलाएगा। ये देखिए पीडीएफ में, क्योंकि ये पीडीएफ में आपको भेजूंगा। नामित मापन, गुणों के आधार पर संकेत दिया जाता है, जिसमें गुणों के आधार पर संकेत दिया जा रहा है। जैसे गांव है, शहर है, विज्ञान, कला, शाबाश, ये क्या है, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया किया तूने, ये क्या, गुणों के आधार पर संकेत दिया जा रहा है। वो कौन सा मापन कहलाएगा, आपका नामित मापन कहलाएगा। उसके बाद में आता है दोस्तों क्रमित मापन। भाई कौन सा मापन आता है आपका, क्रमित मापन। क्रमित मापन की बात करें तो मात्रा के आधार पर संकेत। नामित मापन में किसके आधार पर दिया था आपने, गुणों के आधार पर। अब दूसरा आता है क्रमित मापन। क्रमित से पता, क्रम के आधार पर मापन देना। किसके आधार पर दोस्तों, क्रम के आधार पर। इसको भी मैं पेज पे लेकर समझाता हूं। क्रमित मापन, क्रमित मापन, पहले वाला मापन था नामित मापन, गुणों के आधार पर संकेत करता है। क्रमित मापन जो होगा वो किसके आधार पर संकेत करेगा, मात्रा के आधार पर।
मात्रा के आधार पर क्या करेगा, संकेत करेगा। इसके अंदर क्या होता है भाई, नंबर तो होते हैं पर नंबर छुपे हुए होते हैं। नंबर तो होते हैं लेकिन नंबर कैसे होते हैं, छुपे हुए होते हैं। छुपे हुए होने का मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए कि अपन ऐसा क्रम देते हैं, सामान्य, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, सामान्य, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा। अब ये क्या है, एक संख्या के आधार पर, मात्रा के आधार पर मापन किया जा रहा है। इनके अंदर संख्या छुपी हुई है, सामान्य, श्रेष्ठ और उत्कृष्ट। आपने पहले कोई वो भारतीय संस्कृति ज्ञान की यदि परीक्षाएं दी होगी तो वहां पे दी होगी, इसे रिजल्ट में ऐसे ही आता था भारतीय संस्कृति ज्ञान में, सामान्य, श्रेष्ठ और उत्कृष्ट। और आप भी होशियार लोग थे ना, सामान्य आते थे, सामान्य के ऊपर ऐसा रेड किया होता था ना, तो आप क्या करते थे कि सामान्य को ऐसे काट करके और श्रेष्ठ को भी ऐसे काट करके उत्कृष्ट के ऊपर क्या करते थे, अपन राइट कर देते थे। तो ऐसा अपन ने बहुत बार किया, मेहनत किया है ना, इसीलिए बता रहा हूं। तो ये इसमें क्रमित मापन के अंदर क्या होगा, मात्रा के आधार पर उसका मापन किया जाएगा, लेकिन इसमें निश्चित क्रम का होना जरूरी है। सामान्य, श्रेष्ठ और उत्कृष्ट, इसमें नंबर है, जैसे किसी के 35 से 50 नंबर आए होंगे तो सामान्य होगा, 50 से 80 वाला श्रेष्ठ होगा, 80 से 100 वाला उत्कृष्ट होगा, इन्होंने दे रखा होगा। फर्स्ट 60% वाला फर्स्ट होगा, या 60% से ऊपर वाला फर्स्ट होगा, इससे 45 तक सेकंड होगा, 45 से नीचे वाला थर्ड होगा। ये भी क्या है, एक निश्चित संख्या है, ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा। इसमें भी कोई ना कोई संख्या छुपी हुई है, इसके अंदर एक निश्चित संख्या होती है। लेकिन हाँ, याद रखना, कोई भी परीक्षा वाला अपने हिसाब से इनकी संख्या का निर्धारण करता है। जैसे मान लीजिए भारतीय संस्कृति ज्ञान वाला मानता है कि मेरे बच्चों के यदि मान लीजिए कि 50 नंबर तक आएंगे, उसको मैं सामान्य मानूंगा। 0 से 50 लेकर वाले के क्या मानूंगा, मैं सामान्य मानूंगा। लेकिन मान लीजिए कोई दूसरा है, जैसे पथमेड़ा वाला भी एक परीक्षा लेता है संस्कृत विद्यालय के अंतर्गत, तो पथमेड़ा वाला परीक्षा ले रहे तो वो कह रहे नहीं, हम तो 40 वाले को ही सामान्य मानेंगे। तो अपनी अपनी परीक्षा के अनुसार अंग नाम ये रहेगा सामान्य, श्रेष्ठ और उत्कृष्ट, लेकिन वो अपने अनुसार इसके अंदर संख्या का निर्धारण करते हैं कि कितनी संख्या मुझे माननी है और कितनी संख्या मुझे इसके अंतर्गत नहीं माननी है। ये अपना आप क्या करता है दोस्तों, उसका निर्धारण करता है। तो इसके अंदर क्रम होना जरूरी है एक निश्चित, इसमें केवल गुणों के आधार पर, इसमें मात्रा के आधार पर, लेकिन एक क्रम है, सामान्य, श्रेष्ठ और उत्कृष्ट, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा, ये निश्चित क्रम है ना। जैसे अब एक परीक्षा में आया था ये प्रश्न, शाबाश कौन से मापन के अंतर्गत आता है, शाबाश नामित में आएगा, क्रमित में आएगा। अब शाबाश को बहुत सारे बच्चों ने किसमें कर दिया, क्रमित में, कि शाबाश दे दिया मतलब इसको क्रमित में कर दो। अरे नहीं जाएगा गुरुजी क्रमित में। क्रमित में जाने के लिए क्रम चाहिए, क्रम कम से कम 3 होता है। शाबाश के लिए कैसा क्रम, ऐसा होता है क्या, शाबाश, कम शाबाश, बहुत अधिक शाबाश, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता ना। शाबाश का कोई क्रम नहीं है, इसका मतलब वो उसके अंतर्गत नहीं आएगा। ऐसा क्रम होना जरूरी है। यह मापन कौन सा कहलाएगा, आपका क्रमित मापन कहलाएगा। यह रहा आपका क्रमित मापन। मात्रा के आधार पर संकेत और श्रेणीबद्ध, जैसे श्रेष्ठ, औसत, कमजोर, प्रथम, द्वितीय, इस तरीके से जो अपन बांट देते हो ना, वो क्या कहलाएगा, आपका क्रमित मापन कहलाएगा। श्रेष्ठ श्रेणीबद्ध बांध, श्रेष्ठ, औसत, कमजोर, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे। आंतरिक मापन, इसके अंदर क्या आएगा, गुणों की मात्रा के आधार पर संकेत दिए जाते हैं। गुणों की मात्रा के आधार पर संकेत कैसे दिए जाते हैं, इसको देखना, आंतरिक मापन। अब देखना इसमें और इसमें अंतर देखना है ना, यहां आप कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी इसमें देखो, ये जो मापन है ना, आंतरिक मापन में गुण भी होते हैं, गुणों की मात्रा के आधार पर संकेत दिए जाते हैं। गुणों की मात्रा के आधार पर संकेत कैसे, इसका उदाहरण है ग्रेडिंग प्रणाली। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को A+ आपने दिया है, किसी बालक को आपने क्या दे दिया दोस्तों, A+ दे दिया। अब किसी बालक को यदि आपने A+ दे दिया ना, इस A+ का मतलब क्या हो गया, इस A+ का मतलब हो गया उस बालक के 91 में से 100 नंबर आए हैं। ये क्या हो गया, कहीं ना कहीं संख्या आगे भी 91 में से 100 के नंबर आए हैं। इस 91 में से 100 के अंतर्गत उसके शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों गतिविधियों के नंबर जुड़े हुए हैं, सारी गतिविधियों के नंबर जुड़े हुए हैं, तभी तो उसको A+ नंबर मिला ना, बाकी A+ थोड़ी मिलता। तो A+ मिला है मतलब सारी गतिविधियों के, सारी विषयों के नंबर जुड़े हुए हैं। तो ये क्या कहलाएगा, आपका गुणों की मात्रा के आधार पर। देखो, इसमें भी संकेत होता है जिसके अंदर संख्या छिपी हुई है, और क्रमित के अंदर भी संख्या छिपी हुई है। तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें भी नाम है, इसके अंदर संख्या छिपी हुई है। A+, इसमें भी संकेत है, इसके अंदर संख्या छिपी हुई है। इनमें और इनमें अंतर बस इतना सा है कि ये हर परीक्षा वाले अपने आधार पर यहाँ पे अंकों में परिवर्तन कर सकते हैं कि मैं इतने नंबर वाले को सामान्य रखूंगा, इतने नंबर वाले को श्रेष्ठ रखूंगा, इतने नंबर वाले को उत्कृष्ट रखूंगा, लेकिन ये चेंज नहीं कर सकते। A+ यदि किसी के आ गया है, वो चाहे उदयपुर में रह रहा है, हरियाणा में रह रहा है, पंजाब में रह रहा है, MP, UP,
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मुंबई, कहीं पे भी रह रहा हो, उसके कहीं अंकों में परिवर्तन नहीं आएगा। A+ आ गया मतलब 91 में से 100 नंबर आ गए हैं उस बालक के। यह संख्या निश्चित होती है, यह संख्या निश्चित नहीं होती। तो ये देखिए, ये आंतरिक मापन गुणों की मात्रा के आधार पर संख्या, जैसे ग्रेडिंग प्रणाली, यह संख्या के मध्य जो अंतर होता है ना वह निश्चित होता है, जबकि क्रमित मापन के अंदर जो अंतर होता है वह कभी भी निश्चित नहीं होता। अब अंत में आता है एक आप अनुपातिक मापन। अनुपातिक मापन का सिंपल सा मतलब, अनुपातिक मापन का मतलब अनुपात के आधार पर संकेत करना, अनुपात के रूप में संकेत करना। इसमें कुछ नहीं किया जाता है, इसमें केवल और केवल क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है। ये इससे बेहतर है, ये इससे बेहतर है, इसने इससे ठीक किया, इसने इससे बेहतर किया। इसमें केवल ये किया जाता है दोस्तों। इसको सबसे परिमार्जित मापन भी माना जाता है, सबसे अधिक परिमार्जित मापन माना जाता है। परिमार्जित मापन इसलिए भी माना क्योंकि इसके अंदर जो इसका जो उदाहरण है ना वह है मौखिक परीक्षा। इसको परिमार्जित मापन इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें बालकों को तुलना कर करके, एक बालक से तुलना कर करके क्लास का वास्तविक श्रेष्ठ बालक कौन है इसका भी पता चल जाता है, कौन सा बालक कितने स्तर तक सोचता है इसका भी पता चल जाता है। इसमें अध्यापक को कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बालक स्वयं क्रिया करके आपको बता देता है। तो अनुपातिक मापन जो है इसका उदाहरण है अनुपात के आधार पर तुलना करके बालक का मापन करना। तो इसका जो श्रेष्ठ उदाहरण रहेगा वो क्या रह जाएगा दोस्तों, मौखिक परीक्षा इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रहेगा दोस्तों। तो 4 प्रकार के मापन के स्तर अभी तक अपन ने पढ़े भाई। कितने प्रकार के मापन के स्तर पढ़े, 4 प्रकार के मापन के स्तर पढ़े। कौन कौन से पढ़े, तो सबसे पहला जो मापन का स्तर पढ़ा था दोस्तों वह पढ़ा था अपन ने नामित मापन भी। कौन सा मापन पढ़ा है, नामित मापन, गुणों के आधार पर संकेत किया जाता है जैसे गांव शहर वगैरह। फिर क्रमित मापन जहां क्रम के आधार पर मात्रा के आधार पर एक निश्चित श्रेणीबद्ध क्रम का निर्माण किया जाता है जिसका एक क्रम होता है, सामान्य, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, औसत, कमजोर वगैरह इस टाइप से। और दूसरा आंतरिक मापन की बात करें तो ये गुणों की मात्रा के आधार पर संकेत जैसे ग्रेडिंग प्रणाली, इनकी संख्याओं के मध्य अंतर निश्चित होता है, जबकि क्रमित मापन में संख्याओं के मध्य अंतर निश्चित नहीं होता है। अनुपातिक मापन को सबसे परिमार्जित मापन भी कहा जाता है। इसमें केवल और केवल 2 बालकों के मध्य में अनुपात के रूप में तुलना की जाती है, तुलना के आधार पर परिणाम दिए जाते हैं। तो 4 प्रकार के मापन के स्तर होते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए भाई। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के। कौन कौन सा, नामित मापन, क्रमित मापन, आंतरिक मापन और अनुपातिक मापन। नामित मापन गुणों के आधार पर संकेत, मात्रा, दूसरा आता है आपका क्रमित मापन, मात्रा के आधार पर संकेत जिसमें संख्या का अंतर निश्चित नहीं होता। फिर आता है आंतरिक मापन, इसमें गुणों की मात्रा के आधार पर संकेत जिसमें संख्या के मध्य में अंतर निश्चित होता है। और चौथा आता है आपका अनुपातिक मापन जिसमें अनुपात करते हुए, तुलना करते हुए बालकों को क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। इसका उदाहरण है मौखिक परीक्षा। ये चारों के चारों मापन के क्या कहलाएंगे दोस्तों, स्तर कहलाएंगे भाई। क्या कहलाएंगे, मापन के स्तर कहलाएंगे। आशा करता हूं कि यहां तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद अपन पढ़ते हैं आगे। यह मापन के स्तर है दोस्तों। अब आता है दोस्तों मापन की त्रुटि। यह बहुत ही बढ़िया टॉपिक और कई बार मैं इसके ऊपर विश्लेषण कर चुका हूं। रीट वैक्सीन में इसको मैंने बहुत समझाया आपको, क्योंकि यहां से प्रश्न बहुत आते हैं। मापन की त्रुटि बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, मापन की त्रुटि। मापन की त्रुटि को अपन पढ़ेंगे विश्लेषण के साथ में, बहुत अच्छी तरीके से साथ में। देखो मैं क्लास यदि धीरे धीरे चला रहा हूं, आपको कम कम पढ़ा रहा हूं, इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसके पीछे कारण है दोस्तों। कारण ये है कि मैं आपको एकदम व्यवस्थित पढ़ाना चाह रहा हूं, क्योंकि कोरोना महामारी इतनी भयानक चल रही है ना, देश के तमाम एग्जाम 4 महीने के लिए आगे किसका दिए गए, जो बड़े बड़े, जो रीट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम होते जिनका लेना अनिवार्य होता है, ऐसे एग्जाम को भी कितने महीने आगे निकाल दिया है इन्होंने, 4 महीने तक आगे किसका दिया है। अब आप मान करके चलो अपने रीट का एग्जाम है, वो एग्जाम यदि 4 महीने चला गया है तो अपना एग्जाम भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की संभावना बनेगी। ये तय है कि, क्योंकि आपको भी पता है कोरोना ऐसा चलता रहा तो 20 जून को आप भी नहीं चाहोगे कि ऐसी परिस्थिति में एग्जाम हो। क्यों लिया जाए भाई, है ना। देश अपने लिए सर्वप्रथम रहता है ना। अगर अपनी एक परीक्षा में बैठने से कई हजारों लोगों को नुकसान होता है तो अपन को ऐसा नहीं करना है। अपन की परीक्षा चाहो तो 2 महीने लेट ले लेना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है दोस्तों। मानता हूं आपने बहुत लंबी तैयारी कर रखी है, कहीं ना कहीं आपका मनोबल यहाँ पे कमजोर होता है, लेकिन कमजोर नहीं होना दोस्तों। ये एक प्राकृतिक आपदा है जिससे आप और हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा काम है इससे बचना। तो सबसे पहले इस प्राकृतिक आपदा से निपटना जरूरी है, उसके बाद अपना एग्जाम आता है दोस्तों। तो आप तो घर पे बैठे रहिए, तैयारी को मजबूत करते
करते रहिए, तैयारी को कमजोर नहीं होने देना। ये आपदाएं आती रहेगी, चलती रहेगी, रीट होनी है, आज नहीं होगी 2 महीने बाद होगी, लेकिन होगी। लेकिन यदि आपने अभी मेहनत कमजोर कर दी ना तो 2 महीने बाद भी अपना सिलेक्शन नहीं होगा। अपना काम है ये जो 2021 में जो रीट निकली है ना, इस रीट में अपनी सीट को निकालना अपना लक्ष्य है, इस सीट को पकड़ना अपना लक्ष्य है, और इस सीट को अपन पकड़ के रहेंगे कुछ भी करके, इस सीट को अपन जाने नहीं देंगे। इसके लिए अपनी तैयारी को मजबूत रखो दोस्तों। मैं तो आपको पर्सनल दे रहा हूं, बहुत सारे बच्चों ने तैयारी छोड़ दी है, बड़े बड़े कोचिंगों के चैनल पर बच्चे 50-50 बच्चे लाइव नहीं आ रहे हैं, ऐसी कंडीशनें हो गई हैं उनकी। तो आपके लिए तो प्लस पॉइंट है कि बच्चे तैयारी छोड़ चुके हैं, आप तैयारी मजबूत करो तो आप उनसे थोड़े ऊपर उठ जाओगे, आपका कंपटीशन कम लोगों के साथ में रहेगा, ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों के साथ में रहेगा। वर्तमान में 5 से 10% बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बाकी सारे बच्चे निष्क्रिय हो चुके हैं दोस्तों। तो आपको ऐसे टाइम में सक्रिय होने की जरूरत है, और अधिक सक्रिय होने की जरूरत है, ताकि उन बच्चों को क्या करो कि जितने बच्चे कमजोर है, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ी ना, इनको तो आप पहले से साइड में कर दो। परीक्षा नहीं आए ना उससे पहले उनको कहा किसका दो साइड में, ताकि आपकी सीट क्या हो जाए, आगे कंफर्म हो जाए। तो तैयारी को कमजोर नहीं करना, इसलिए मैंने पढ़ाने का तरीका भी अलग कर दिया कि मैं एक एक टॉपिक को भले ही दिन के 2 पॉइंट ही पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना अच्छा पढ़ाऊंगा कि आपके भविष्य के लिए उनका मामला ही क्लियर है, आपको कहीं उसके बारे में कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बता रहा हूं ना जो अभी तक आपने शायद मापन मूल्यांकन में किसी किताब के अंदर भी प्रिंट हुई नहीं है, और नहीं मुझे लगता है कि किसी चैनल वाले ने भी इस तरीके का मैटर आपको पढ़ाया होगा। जहां से प्रश्न आते हैं वह मैटर नहीं पढ़ाया जाता है दोस्तों। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, जैसे मेरे तो कोई लेना देना नहीं है, मैं तो सब कुछ निःशुल्क करवा रहा हूं, सब कुछ फ्री करवा रहा हूं, तो मेरा कोई लेना देना नहीं है कि मेरा कंटेंट कितना वायरल हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, मैं सब कुछ डाल रहा हूं या नहीं डाल रहा हूं। मेरे ऊपर भी प्रेशर आता है बहुत बार कि सर आप शिक्षण विद्या सब कुछ बालकों को फ्री में दे दोगे तो फिर हमारे से कोर्स कौन खरीदेगा, हमसे कौन पैसे देगा, आप फ्री में क्यों दे रहे हो, आपके 2-4 वीडियो फ्री में डाल दो, बाकी क्या आप पैसे लिया करो, फ्री क्यों पढ़ा रहे हो। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा क्या काम है भाई, मुझे पढ़ाना है, मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, मेरा चैनल है, मैं फ्री में पढ़ाऊं, कैसे भी पढ़ाऊं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप एक दिन फ्लॉप हो जाओगे, क्योंकि सारा मैटर बच्चों को फ्री में दे दोगे तो फिर आपके पास में बचाने का कुछ बचेगा ही नहीं है। मैंने कहा ये मेरा चैलेंज है, मैंने अभी आपको मापन मूल्यांकन पढ़ाया और अभी वापस मैं मापन मूल्यांकन पढ़ाना स्टार्ट करूंगा ना, 5 चीजें और ज्यादा बता दूंगा आपको, क्योंकि जो खुद पढ़ता रहता है ना उसका मैटर कभी भी पूरा नहीं होता दोस्तों, है ना, कोई किसी का नहीं है। इसीलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप तैयारी करते रहें, अपनी तैयारी को कमजोर नहीं करें। इसलिए मैं एक एक चीज को आपको क्लियर करके बता रहा हूं दोस्तों। अब पढ़ते हैं दोस्तों अपन मापन की त्रुटि, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है इसका। अब ये मापन की त्रुटि क्या कहती है, देखिए 3 प्रकार की त्रुटि यहां पे होती है भाई। कितने प्रकार की त्रुटि होती है भाई, 3 प्रकार की त्रुटि होती है। एक होती है आपकी व्यक्तिगत त्रुटि, एक होती है आपकी चर संबंधी त्रुटि, और एक होती है आपकी अस्थिर त्रुटि। तो व्यक्तिगत त्रुटि, और दूसरी होती है आपकी चर संबंधी त्रुटि, और तीसरी कौन सी होती है आपकी अस्थिर त्रुटि। तो सबसे पहले समझते हैं इस व्यक्तिगत त्रुटि को। किस त्रुटि को समझते हैं दोस्तों, व्यक्तिगत त्रुटि को। व्यक्तिगत त्रुटि क्या होती है, व्यक्तिगत त्रुटि क्या होती है दोस्तों। व्यक्तिगत त्रुटि होती है वह त्रुटि जो परीक्षा के दौरान, जो मापन के दौरान, जो मूल्यांकन के दौरान बालक अपनी वजह से यदि कोई गलती करता है तो वह त्रुटि जो कहलाएगी, वह कौन सी त्रुटि कहलाएगी, आपकी व्यक्तिगत त्रुटि कहलाएगी। बच्चा अपनी तरफ से यदि कोई गलती कर रहा है, बच्चा स्वयं कोई गलती कर रहा है, तब वो कौन सी त्रुटि कहलाएगी, आपकी व्यक्तिगत त्रुटि कहलाएगी। जैसे व्यक्तिगत त्रुटि की बात करें, मान लीजिए कि भी शादियों का सीजन चल रहा है, कि किसी के बच्चे के घर के अंदर शादी है तो बालक क्या कर रहा है कि बालक रात भर किसी की बिंदुली में डांस वांस कर रहा था, महिला संगीत में डांस कर रहा था, सुबह परीक्षा देने के लिए विद्यालय पहुंचा तो बालक को क्या हो रहा है भाई, थकान महसूस हो रही है, उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। अब थकान बालक को महसूस हो रही है, नींद पूरी नहीं हुई है, अब बालक परीक्षा देगा तो बताओ कि उस मापन के ऊपर बालक का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उस थकान का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ऐसा मान लीजिए कि किसी के घर में शादी है और आज ही परीक्षा और आज ही शादी, बालक कह रहा है कि नहीं मैं परीक्षा देने नहीं जाऊंगा, मैं शादी में ही आऊंगा। पिताजी कह रहे हैं नहीं तुझे शादी में जाना पड़ेगा, परीक्षा में जाना पड़ेगा, तो बालक को जबरदस्ती परीक्षा में भेज दिया। अब वो पेपर लेकर के बैठा है, लेकिन उसका पूरा का पूरा ध्यान कहाँ जा रहा है, शादी में जा रहा है। बालक की मनोस्थिति और मनोदशा वहां पे नहीं है, तो इस मनोस्थिति और मनोदशा का प्रभाव उसके परीक्षण पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। बालक का जैसे इसका प्रभाव भी पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई इंटरेस्ट है, रुचि का मतलब बालक के, आपने जैसे निबंध दे दिया, आपने परीक्षा के अंदर दीपावली के ऊपर निबंध लिखिए। अब बालक को मान लीजिए कि दीपावली अच्छी नहीं लगती, बालक को तो होली अच्छी लगती है। अब इसका प्रभाव भी परीक्षण के ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, 100% पड़ेगा। तो दोस्तों अपन कह सकते हैं कि जिस परीक्षण में, कौन से परीक्षण में दोस्तों, जिस परीक्षण में बालक की थकान, मनोदशा, मनस्थिति, रुचि आदि का प्रभाव पड़े,
उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत त्रुटि। जिस मापन के ऊपर बालक की थकान, बालक की मनोदशा, बालक की मन स्थिति, बालक का इंटरेस्ट, इसका प्रभाव जिस परीक्षण के ऊपर पड़ता है उस परीक्षण को हम क्या कहते हैं दोस्तों, व्यक्तिगत त्रुटि अपन कहेंगे, या उस परीक्षण को हम क्या कह देंगे, व्यक्तिगत त्रुटि कह देंगे। अब इस प्रकार की त्रुटि होती है ना, ये आपको क्यों सिखाया जा रहा है कि ऐसी त्रुटि बालक नहीं करें, इसलिए आपको मापन में इन त्रुटियों का ध्यान रखना भी। आप पेपर बना रहे हो ना, आपको पहले पता होना चाहिए कि मैं पेपर बना रहा हूं तो बालक के अंदर व्यक्तिगत त्रुटि नहीं होनी चाहिए, यानी कि पेपर ऐसा बनाना है जिसपे बालक की थकान, मनोदशा, मन स्थिति और रुचि का कोई प्रभाव नहीं पड़े। अब कैसे, अब मान लीजिए कोई बालक थका हारा विद्यालय के अंदर आया परीक्षा देने के लिए, आपके सामने बैठा है, परीक्षा दे रहा है। अब आपने उसके सामने निबंधात्मक प्रश्न रख दिए, बालक पहले से थका हुआ है, अब निबंधात्मक प्रश्न दे दिए, बालक नहीं लिखेगा क्योंकि उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा, मनोदशा मनस्थिति का प्रभाव पड़ेगा, बालक निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखेगा या थोड़े बहुत लिख करके छोड़ दे देगा। लेकिन आप क्या करते हो, वहां पे निबंधात्मक प्रश्न ना दे करके वहां पे आप दे देते हो बालकों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कौन से प्रश्न दे देते हो, बालकों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे देते हो। अब इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपने दिए ना, अब बालक आराम से कर देगा, अब असद वाले प्रश्न है, अब बालक को कोई जोर नहीं लगाना है। थका हुआ भी आया होगा ना तो गोले करने में उसको कोई जोर नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है वो पेपर नहीं भी पड़ेगा ना तो अपने हिसाब से ऐसे आकृति बना देगा, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आकृति बना देगा गोले भरते भरते, लेकिन बढ़ेगा, यहां पे भी उसके नंबर आने की क्या बढ़ जाएगी, संभावनाएं बढ़ जाएगी, लेकिन इसका प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ेगा दोस्तों, थकान। तो आप पहला काम तो ये कर सकते हो, इस व्यक्तिगत त्रुटि को दूर करने के लिए जो पहला काम कर सकते हो वो तो कर सकते हो कि आप जो प्रश्न बना रहे हो वो कैसे बनाने हैं, आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने। भाई कैसे बनाने हैं, आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने हैं। दूसरा, अपन आपको बनाना है केंद्रीय मूल्यांकन करना है आपको। केंद्रीय मूल्यांकन के द्वारा भी इस व्यक्तिगत त्रुटि को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। केंद्रीय मूल्यांकन के द्वारा भी व्यक्तिगत त्रुटि को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। कैसे? केंद्रीय मूल्यांकन का मतलब होता है केंद्र में ध्यान में, सभी बालकों का स्तर भी ध्यान में रखना है, पाठ्य पुस्तक को भी ध्यान में रखना है, हर तरीके से हर चीज को आपको केंद्र में ध्यान रखते हुए आपको उस चीज को बताना है। तो केंद्रीय मूल्यांकन के द्वारा यदि आप केंद्रीय मूल्यांकन का ध्यान रखते हो तो उसमें मनोदशा और मन स्थिति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा काम आप इसमें कर सकते हो, बहु प्रश्न। बहु प्रश्न, कौन से प्रश्न दोस्तों, बहु प्रश्न, एक से अधिक ऑप्शन देना। जैसे आपके निबंध आते थे ना छोटी कक्षाओं के अंतर्गत, उस निबंध में क्या होता था, उस निबंध में आपके ये आते थे बहु प्रश्नों के अंतर्गत कि होली पर निबंध लिखिए, गाय पर निबंध लिखिए, है ना, पर्यावरण पर निबंध लिखिए, आप देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या करते। 4 ऑप्शन है, किसी में से एक पे लिखिए। ये बहु प्रश्न क्यों दिए आपको, ये बहु प्रश्न इसलिए दिए ताकि व्यक्तिगत त्रुटि ना रहे, बालक की रुचि का प्रभाव ना पड़े। खाली दीपावली का निबंध देता और आपका दीपावली पे यदि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आप क्या करते हैं, उस चीज को ध्यान से नहीं पढ़ते। दूसरी अपन बात करते हैं कि इस स्थान पर दूसरा कोई होली का दिया होता, होली में इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं लिखते, इसलिए वो 4 ऑप्शन आपको दे देते थे। 4 ऑप्शन में से जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा उसमें आप क्या लिख देते थे, निबंध लिख देते थे। ये व्यक्तिगत त्रुटि को दूर करने का क्या होता था, एक माध्यम होता था। पहले जो पेपर आते थे ना वो बोर्ड की बड़ी कक्षाओं में वैसे आते थे, निम्नलिखित में से कोई 5 प्रश्नों को हल करो, 10 दे रखे थे, 5 को हल करो। व्यक्तिगत त्रुटियों को दूर करने के लिए बहु प्रश्न दिए जाते थे, जिसको जिसमें जितना इंटरेस्ट होगा उसका वह बालक उत्तर लिख देगा। यदि आप ये 3 काम करते हो, वस्तुनिष्ठ, केंद्रीय मूल्यांकन और बहु प्रश्न करते हो, तो व्यक्तिगत त्रुटि क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। अब आपके प्रश्न एग्जाम में प्रश्न किस टाइप के आते हैं, एक प्रश्न पत्र के अंतर्गत निबंध लिखने के 4 विकल्प दिए गए हैं। निम्न क्रिया के द्वारा परीक्षक बालक की किस त्रुटि को दूर करना चाहता है, व्यक्तिगत त्रुटि, चर त्रुटि, अस्थिर त्रुटि, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बालक वहां पे कंफ्यूजन, क्या उत्तर लिखे इसका, है ना, क्योंकि बहु प्रश्नों के माध्यम से दूर कर रहा है। ऐसा एक परीक्षण के एक बालक घर में सामाजिक कार्यक्रम होने की वजह से विद्यालय में थका हो रहा आता है और पेपर का उत्तर नहीं दे पाता है, बालक के द्वारा की गई त्रुटि है, व्यक्तिगत त्रुटि, अस्थिर त्रुटि या चर त्रुटि। अब आप क्या उत्तर दोगे इसका, व्यक्तिगत त्रुटि। इस तरीके से प्रश्न पूछते हैं आपको। तो देखिए व्यक्तिगत त्रुटि किसके द्वारा की जा सकती है, वस्तुनिष्ठता के द्वारा की जा सकती है, सबसे बड़ा रामबाण ये है। दूसरा आपसे पूछ ले केंद्रीय मूल्यांकन के द्वारा की जा सकती है। तीसरा आपसे पूछ ले तो बहु प्रश्नों के द्वारा की जा सकती है। तो इन तीनों के द्वारा इस व्यक्तिगत त्रुटि को दूर किया जा सकता है। यकीनन आपको व्यक्तिगत त्रुटि क्या होगी यहां पे समझ में आ गई होगी। एक बार पीडीएफ में देख लेते हैं। देखिए व्यक्तिगत त्रुटि, थकान, मन स्थिति, पसंद नापसंद, रुचि नहीं लिखा है ना तो लिख देते हैं। पसंद नापसंद का मतलब ही रुचि होता है ना। वस्तुनिष्ठता, केंद्रीय मूल्यांकन और बहु प्रश्नों के माध्यम से इस त्रुटि को क्या किया जा सकता है दोस्तों, दूर किया जा सकता है।
अब इसके बाद में आती है दोस्तों दूसरी त्रुटि, जिसे हम कहेंगे दोस्तों चर संबंधी त्रुटि। कौन सी त्रुटि आएगी दोस्तों? चर त्रुटि, चर संबंधी त्रुटि। और अब ब्लैक बोर्ड पे ना व्हाइट चौक से पढ़ाने का आनंद ही अलग है, ऐसा फीलिंग आता है, क्योंकि हमने जितना भी अध्ययन किया ना, आपने भी लगभग ऐसे ही किया होगा, ब्लैक पे व्हाइट, है ना। तो इसीलिए मैंने आज कहा था कि इसका बैकग्राउंड ब्लैक करो, 2-3 दिन से क्लास ऐसे ही आ रही है, अच्छा लग रहा है मुझे। चर त्रुटि, चर त्रुटि का मतलब होता है दोस्तों वह त्रुटि जो परीक्षक या प्रशासन के द्वारा की जाए। वह त्रुटि जो परीक्षक या किसके द्वारा की जाए दोस्तों? प्रशासन के द्वारा की जाए। वह त्रुटि कौन सी कहलाएगी? आपकी चर संबंधी त्रुटि कहलाएगी। परीक्षक जैसे गलत आदेश निकाल देना, गलत आदेश निकाल देना, गलत नियम बता देना, गलत अंकों का छपना, गलत अंकों का छपना, यह भी इसी के अंतर्गत आएगा। प्रिंट संबंधी मिस्टेक, प्रिंट संबंधी मिस्टेक, इस प्रकार की यदि कोई गलती हो रही है प्रश्न पत्र में, तो वह कौन सी गलती कहलाएगी? आपकी चर संबंधी त्रुटि। यानी आप कह सकते हो कि वह त्रुटि जो प्रशासन के द्वारा की जाए, वह त्रुटि जिसमें प्रशासन की गलती हो, उसे हम कौन सी त्रुटि कहेंगे? चर संबंधी त्रुटि कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक परीक्षा के अंतर्गत अंक लिखा गया था, एक परीक्षा के अंदर ऐसा लिखा गया, प्रश्न 1 से लेकर के 5 तक प्रश्नों के अंक बार 2 नंबर रहेंगे। कितने नंबर रहेंगे? 2 नंबर। फिर बालक ने जब उसका उत्तर लिख दिया, अब आप जांच करते वक्त देखते हो कि नहीं, मैंने तो ये गलत लिख दिया था, 1 से 5 तक प्रश्नों के अंक 2 नहीं 2.5 नंबर होने चाहिए। अब जो त्रुटि हो रही है ना, वह कौन सी त्रुटि हो जाएगी? आपकी चर संबंधी त्रुटि हो जाएगी। भाई कौन सी त्रुटि हो जाएगी? चर संबंधी त्रुटि हो जाएगी। दूसरी बात करते हैं अपन, आप कोई गलत आदेश निकाल देते हो, गलत नियम निकाल देते हो कि ये परीक्षा इस स्थिति को उस स्थिति को ना होकर के पहले दिन आ जाए, प्रश्न पत्र के ऊपर जो नियम लिखे हुए आते हैं वह आप कोई गलत लिख दो, वह कौन से हो जाएंगी? आपके चर संबंधी त्रुटि कहलाएगी। भाई कौन सी त्रुटि कहलाएगी? चर संबंधी त्रुटि कहलाएगी। प्रिंट संबंधी मिस्टेक हो जाना, अक्षर छप जाना, है ना। अभी कुछ भी कर सकते हो ना, कुछ भी यहां पे लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए कि 1-2 शब्द आते हैं, एक जैसे कोई प्रिंट संबंधी कोई मिस्टेक हो गई। प्रिंट संबंधी मिस्टेक होने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि लड़की की जगह पे लकड़ी छप गया। क्या छप गया दोस्तों? लकड़ी छप गया। लड़की की जगह पे क्या छप गया? लकड़ी छप गया। अब बालक ने उस प्रश्न का उत्तर लकड़ी के आधार पर दिया, ना कि लड़की के आधार पर दिया। यह गलती किसकी है? यह गलती भी प्रशासन की है कि उन्होंने पेपर गलत निकाल दिया। इस संदर्भ की जो त्रुटियां होती हैं, वह त्रुटियां कौन सी कहलाएगी दोस्तों? चर संबंधी त्रुटियां कहलाएगी। कौन सी त्रुटियां कहलाएगी? चर संबंधी त्रुटियां कहलाएगी। गलत आदेश का निकल जाना, गलत नियम का बता देना, गलत अंकों का छप जाना, कौन सी कहलाएगी? चर संबंधी त्रुटि कहलाएगी। अब चर संबंध ये देखिए, प्रशासन संबंधी त्रुटि, गलत आदेश, गलत निर्देश, गलत नियम बता देना, वो कौन सी त्रुटि कहलाएगी? आपकी चर संबंधी त्रुटि कहलाएगी। और इस चर संबंधी त्रुटि को दूर किसके द्वारा किया जा सकता है? तो दोस्तों दूर किया जा सकता है विश्वसनीयता के द्वारा। किसके द्वारा दूर किया जा सकता है दोस्तों? विश्वसनीयता के द्वारा। अब आपको प्रश्न और घुमा करके उल्टा भी पूछ सकते हैं, विश्वसनीयता की कमी से मापन में किस त्रुटि का होना संभवतः अधिक होता है? चर संबंधी त्रुटि, स्थिर त्रुटि, या व्यक्तिगत त्रुटि, या एक और कोई त्रुटि का नाम बना करके दे देंगे। तो आपको इस चीज का क्या होना चाहिए दोस्तों? पहले से पता होना चाहिए, आपको पूरा का पूरा कंफर्म होना चाहिए कि विश्वसनीयता की कमी के कारण चर त्रुटि होती है। और चर त्रुटि को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? विश्वसनीयता के गुण के द्वारा। ये विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता अभी अपन आगे वाली कक्षा में पढ़ेंगे। जब भी अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको इसके बारे में और विस्तृत से चर्चा करूंगा। तो ये होती है दोस्तों आपकी चर संबंधी त्रुटि। चर संबंधी त्रुटि के बाद में एक जो त्रुटि और आती है दोस्तों, उसका नाम है आपके अस्थिर त्रुटि। कौन सी त्रुटि है दोस्तों? अस्थिर त्रुटि। कौन सी त्रुटि आएगी आपकी? अस्थिर त्रुटि। अस्थिर त्रुटि का मतलब क्या होता है? जब सारे बच्चे एक जैसी गलती करें, सारे बच्चे एक समान गलती करें, वह कौन सी कहलाएगी? आपकी अस्थिर त्रुटि। अस्थिर त्रुटि का मतलब क्या हो गया कि सारे बच्चे एक ही गलती कर रहे हैं। एक प्रश्न का ऐसा उत्तर है जो सारे बच्चों ने एक जैसा लिखा है और सबके गलत है। ये कौन सी त्रुटि कहलाएगी? आपकी अस्थिर त्रुटि।
देखो अस्थिर त्रुटि बालक कब करता है यह समझना बहुत जरूरी है। अस्थिर त्रुटि करता है बालक विद्यालय के अंदर। अस्थिर त्रुटि कब करता है? मान लीजिए कि आप कक्षा के अंदर अध्ययन करवा रहे हो, अध्ययन करवाते करवाते आप कई प्रकार के आपको संदर्भिक उदाहरण देने पड़ते हैं उस चीज को क्लियर करने के लिए। आप मान लीजिए कि कोई बालक को उदाहरण दे रहे हो, संदर्भ के संबंधी कोई उदाहरण दे रहे हो, बालक को समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसका उदाहरण देते वक्त क्या होता है कि बालक जो है ना उस उदाहरण को आप दो चीज समझा रहे हो, एक तो विषय वस्तु समझा रहे हो और विषय वस्तु को समझाने में किसी उदाहरण की आपने सहायता ली। आप क्या करोगे, बालक को उदाहरण बढ़िया तरीके से समझाओगे, लेकिन यदि आपने उदाहरण को भारी रखा और विषय वस्तु को छोटी रखी ना, तो बालक क्या करेगा, उस उदाहरण को ही विषय वस्तु मान लेगा। फिर आप जब भी उस टाइप का प्रश्न पूछोगे तो बालक उस विषय वस्तु को ना लिख करके उदाहरण लिखेगा। जैसे इसको उदाहरण से समझिए, आप मान लीजिए कि प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, ये बालकों को पढ़ा रहे हो कि प्रधानमंत्री की चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है और क्या नहीं होती, ये बालकों को आप पढ़ा रहे हो। अब आपने पढ़ाते पढ़ाते मान लीजिए कि ये काम किया कि पढ़ाते पढ़ाते आपने ये देखा कि आपने नरेंद्र मोदी का उदाहरण दे दिया कि प्रधानमंत्री की चुनाव की प्रक्रिया पढ़ा रहे हो, पढ़ाते पढ़ाते किसका उदाहरण दे दिया, नरेंद्र मोदी का। और आप मान लीजिए कि उनके अच्छे थोड़े फैन हो तो आपने उसकी प्रशंसा भी कर ली, ये गरीब था, चाय बनाता था वगैरह वगैरह, बहुत कुछ कर लिया। आपने क्या किया कि मेन विषय वस्तु को छोड़ करके आधे घंटे तक नरेंद्र मोदी को समझाया। अब बालक ने क्या किया, उस नरेंद्र मोदी को ज्यादा सुना, विषय वस्तु को कम सुना। अब आपने परीक्षा में प्रश्न दिया कि प्रधानमंत्री की चुनाव की प्रक्रिया कैसी होती है समझाइए। अब सारे बालक उत्तर लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री की प्रक्रिया के दौरान के नरेंद्र मोदी थे ना, जिसका बचपन का नाम ये था ना, चाय बेचते थे ना, ऐसे पढ़े ऐसे नहीं पढ़े, वो विवरण लिख रहा है। आप कह रहे हो ये तो उत्तर गलत है। अरे गलती उस बच्चे की नहीं है, गलती आपकी है। आप उस विषय वस्तु और उस उदाहरण के मध्य सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाए, इसलिए उस बालक ने उस उदाहरण को ही विषय वस्तु समझ लिया और मूल विषय वस्तु को भूल गया। इसलिए बालक उदाहरण लिख रहा है, विषय वस्तु उसको याद ही नहीं है। ये गलती अपनी है ना। ऐसे जब आप पढ़ाते वक्त यदि शिक्षण में यदि ऐसी गलतियां करते हो, तब जाकर के बालक परीक्षण में जाकर के कौन सी त्रुटि कर देता है दोस्तों, अस्थिर त्रुटि कर देता है। तो वह गलती जब सारे बालक एक समान एक जैसी करें, वह त्रुटि कौन सी कहलाएगी, आपकी अस्थिर त्रुटि कहलाएगी। और इस अस्थिर त्रुटि कब होती है, ये अस्थिर त्रुटि तब होती है जब आप शिक्षण करवाते हो, शिक्षण करवाते के दौरान आप विषय वस्तु और उदाहरण के मध्य यदि सही सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाओगे, तब कौन सी त्रुटि होगी आपकी, ये अस्थिर त्रुटि। तो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, विषय वस्तु और उदाहरण के मध्य सामंजस्य स्थापित नहीं होने के कारण बालक कौन सी त्रुटि करने की संभावनाएं अधिक बढ़ती हैं। तो वहां पर आपका जो सही उत्तर आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, अस्थिर त्रुटि। तो ये देखिए, ये तीन प्रकार की त्रुटि। हाँ, अस्थिर त्रुटि को किससे दूर किया जा सकता है, तो वैधता के द्वारा अस्थिर त्रुटि को दूर किया जा सकता है। ये देखिए तीन प्रकार की त्रुटि अभी तक अपन ने पढ़ ली भाई। कौन कौन सी पढ़ी, व्यक्तिगत त्रुटि, चर त्रुटि और अस्थिर त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि जिसमें बालक की थकान, पसंद नापसंद, रुचि का प्रभाव पड़ता हो, इसको किसके द्वारा दूर किया जा सकता है, वस्तुनिष्ठता, केंद्रीय मूल्यांकन, बहु प्रश्नों के माध्यम से इसको अपन दूर कर सकते हैं। चर संबंधी त्रुटि, इसको प्रशासन के द्वारा जो गलती होती है ना, प्रशासन के द्वारा जो गलती होती है, गलत निर्देश, गलत आदेश वगैरह निकलना, वो कौन सी त्रुटि कहलाएगी आपकी, चर संबंधी त्रुटि। उसे हम क्या कहेंगे, किसको दूर कर सकते हैं, विश्वसनीयता से दूर। अस्थिर त्रुटि, सभी बालक जब एक समान त्रुटि करें तो वह त्रुटि कौन सी कहलाएगी, आपकी अस्थिर त्रुटि। और इसको दूर किससे किया जा सकता है, वैधता से दूर। तो आपको यह प्रश्न भी पूछ सकते हैं दोस्तों, है ना, परीक्षा में क्या पूछ सकते हैं, यह प्रश्न पूछ सकते हैं भाई, वैधता की कमी से कौन सी त्रुटि होती है ना, एकदम अस्थिर त्रुटि को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है। कोई भी प्रश्न यहां से घुमा फिरा करके आपसे पूछ सकता है। तो ये तीनों की तीनों बातें आपको क्या रखनी है दोस्तों, याद रखनी है। तो आज की क्लास में अपन ने मात्र दो टॉपिक को छेड़े थे दोस्तों। एक तो पढ़े थे अपन ने मापन के स्तर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार प्रकार के स्तर थे, चारों मैंने बता दिए, नामित मापन, क्रमित मापन, आंतरिक मापन और आनुपातिक मापन। इसको किसे कहते हैं, किसके आधार पर क्या होता है, ये सारा विवरण मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद में मैंने आपको बताया था इसकी त्रुटियां, कि मापन की त्रुटियां कौन कौन सी होती हैं। तो तीन प्रकार की त्रुटियां होती हैं, इसका विवरण भी आज की क्लास में अपन ने कर लिया था। दो टॉपिक पढ़ाए थे, लेकिन दो ही पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए ना बहुत ही काम आने वाले हैं दोस्तों। तो यहां तक अपनी क्लास, आज की जो क्लास होती है दोस्तों, वो क्या होती है, यहीं पर पूर्ण होती है। पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में और विशेष चर्चाओं के साथ में इसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाएंगे। ऐसे मापन मूल्यांकन पूरा नहीं होगा, अभी 3 क्लासें हुई ना, ठहरे रहिए, कम से कम 3 से 4 क्लासें और आएगी और मापन मूल्यांकन में आपका पूरा करवा दूंगा और बहुत बढ़िया तरीके से कर दूंगा। मैंने वीडियो पे आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, मैंने सब थंबनेल पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट लगा रखा है ना। तो पार्ट 1, 2, 3 ऐसे देखते रहिए, बीच में देखे देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्रम की तरह ही आप उसको क्या करें दोस्तों,
देखते रहिए और समझते रहिए, है ना, और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। और हर क्लास की तरह आज भी कह रहा हूं कि कोरोना महामारी से बच करके रहिए, आप भी सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित रहिए। आपकी छोटी सी लापरवाही आपके और आपके परिवार के लिए भयानक साबित हो सकती है दोस्तों। इसलिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पे ही बैठे रहें और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें, ताकि जब भी ये रीट की परीक्षा है तब अपन सीट अपने हाथ से लेकर के निकले। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए भाई राधे राधे।